नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर से फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को भी मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है फर्जी कंप्लेन को लेकर या गलत शिकायत को लेकर। क्योंकि फर्जी शिकायतों को लेकर क्या है आपके कानूनी प्रावधान। अगर आपके खिलाफ कोई गलत शिकायत की जाती है, कोई फर्जी शिकायत की जाती है, किसी गलत प्रूफ को सामने आपके प्रेजेंट किया जाता है, तो आपके पास क्या कानूनी अधिकार रहते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आप फोन कीजिए, हम तक जुड़िए और बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मिस्टर चेतन शांडिल्य सर हमारे साथ हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए। सर, जब हम फ्रिवलस कंप्लेन यानी फर्जी शिकायतों की अगर हम बात करते हैं तो दरअसल उनको प्रथम दृष्टया तो फर्जी माना नहीं जा सकता, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद वो फर्जी करार दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो शिकायत पुलिस में दर्ज की गई है, वो फर्जी है, वो गलत है, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, इंडियन लीगल सिस्टम में जहाँ की पुलिस के पास सारी पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो इमीडिएटली ये होना चाहिए कि कुछ मुख्यतः कानूनन चीज़ें अच्छी की गई हैं, जैसे आरटीआई एक्ट में और उच्च अधिकारियों के पास में अपना जो भी समस्याएं हैं उसको उनके सामने रखा जा सकता है। अगर हीनियस क्राइम नहीं है तो जी क्वांटम ऑफ क्राइम में आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ हद तक जो क्राइम्स हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, अन्य, बाकी इनमें आप तुरंत रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिसमें अपनी समस्या का बता सकते हैं कि मेरे साथ मेरे खिलाफ जो भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है जी। वो ना डिसाइड होने के बाद आप इमीडिएटली कोर्ट की शरण में जा सकते हैं जी। कोर्ट से आप या तो पहले एंटिसिपेटरी, जो कि यूपी में आप अरेस्ट ले सकते हैं, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ों को साथ में करते हुए। ठीक है सर। सर, कई दफ़ा हालांकि जब लोगों की हम लोगों ने इस बारे में आम जनता से बात की तो उनका शक कई दफ़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ भी गया है कि भाई हो सकता है कि कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से उस व्यक्ति को फेवर दिया जाने की संभावना रहती है जिसने शिकायत दर्ज की है। तो ऐसे में रिपोर्ट उनके खिलाफ ही बनेगी जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? आप एक बार फिर से अपनी चीज़ों को रखते हुए, उच्च अधिकारियों से बात करते हुए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे ये बताते हुए कि ये जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं वो एक निष्पक्ष रूप से की जाए, और इसके लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज करते हुए किसी दूसरे ऑफिसर को इस मामले की तहकीकात करने को बोला जाए जी। तो सर, इस चीज़ के लिए क्या उच्च अधिकारियों के पास व्यक्ति को जाना होगा या फिर सीधा कोर्ट में आपको अर्जी लगानी? देखिए, पहले तो उच्च अधिकारियों से बात हो जाए, अगर वो नहीं करते तो फिर कोर्ट के बाद आप जा सकते हैं। तो क्या सर, हमारे कानून में, लॉ सिस्टम में कोई स्पेसिफिक धारा है जिस धारा के तहत आप अपना अधिकार मांग सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलने के लिए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में तो जो पुलिस ऑफिसर्स के पास है, अगेन आप ये सब करते हुए या तो रिट फाइल कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लेंट के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस के बारे में जाना पड़ता है, क्योंकि मुख्यतः मामले वो होते हैं जिसमें कंप्लेंट दर्ज की जाती है और पुलिस उस बेस्ड ऑन कंप्लेंट पे आपको बुला लेती है, जिस पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और जब कंप्लेंट पे आपको बुला लिया जाता है तो थाने में बुलाकर उस कंप्लेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एफआईआर में, और फिर आपको वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है जी। तो इस चीजों को देखते हुए उसमें क्या कंप्लेंट, जो कि सेक्शन 2D में डिफाइंड है, वो है, या 154 एफआईआर है। एफआईआर एक पूर्ण रूप से आपके खिलाफ
मतलब पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दर्ज कर दी है 154 सीआरपीसी में। लेकिन अगर कंप्लेंट दर्ज है तो उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है सर, इस वक्त कुशीनगर से अब्दुल्ला हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। अब्दुल्ला, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? अब्दुल्ला, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी, अपनी बात आप रखिए। मैं सर अभी पिछले साल अपनी कार ली थी सर, बोलेरो फाइनेंस पर, चोलामंडलम फाइनेंस सर। जी लेकिन सर अभी अक्टूबर में सर कुछ किस्तें जमा ना कर पाने के कारण सर मेरी कार वो ले गए थे। जी सर मैंने अगले दिन को सर सारी ईएमआई जमा कर दी विद पेनल्टी के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे कार नहीं दी है सर अभी तक। ठीक है, तो इस बाबत कहीं शिकायत कोई दर्ज कराई आपने? जी सर, कंपनी में सर इस बात की शिकायत कर दी सर मैंने, ब्रांच में भी कर दी थी। तो जब गाड़ी का मुझे एड्रेस बताया, बलेरी में खड़ी हुई है, वहाँ जाकर सर मैं देखा तो देखा। ठीक है चेतन जी, आपके पास मैं आता हूँ। जी, फाइनेंस कंपनी आपकी गाड़ियां नहीं उठा सकती, ऐसा पूर्ण रूप से आपको कानूनी तौर से सब चीज बताया गया है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं उस पे भी सिर्फ आर्बिट्रेशन क्लॉज सेक्शन 9 और 11 में आपकी गाड़ी ले जा सकते हैं, वो भी आपके बगैर बताए हुए। पहला आपको बताने के बाद ही गाड़ी में कोई कार्रवाई आगे की जा सकती है, या बेची जा सकती है, या उसको अपने पास रखा जा सकता है। इसके लिए आपको किसी भी थाने में आपको बताना पड़ेगा। जब तक कंप्लेंट नहीं दर्ज करेंगे आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। कंपनी के अधिकारियों को अगर आपकी मदद करनी होती तो आपकी गाड़ी नहीं ले जाते। उम्मीद करता हूं मैं अब्दुल्ला की आपके लिए बेहतर सहायता इस बारे में मिली होगी। इस वक्त जैसलमेर से सत्तार खान हमारे दर्शक में जुड़ चुके हैं। सत्तार, अपनी बात रखिए आप। तो सत्तार, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल सर्च टीम आपको कॉल करेगी और बेहतर सहायता आपकी की जाएगी। सर, जैसे कि हमने दो बातें की थी कि एक तरफ शिकायत दर्ज की जाती है, तब पुलिस थाने में उस आरोपी व्यक्ति को बुलाती है, एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर आप कोई फर्जी मुकदमे में आप जो आपके हिसाब से गलत शिकायत है उसमें गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो तब आपको आगे क्या कदम उठाने होते हैं? देखिए, गिरफ्तारी जैसे हम लोग पहले भी सब्जेक्ट्स में बात कर चुके हैं, एंटीसिपेटरी बेल और बेल की। गिरफ्तारी होने के बाद आपके पास एक ही चीज बचती है, वो बेल। और गिरफ्तारी से बचने के लिए अगर आपके पास नहीं आपको गिरफ्तार किया जाता तो एंटीसिपेटरी बेल है, या उत्तर प्रदेश में अरेस्ट है। तो दोनों चीज को आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको बुलाकर थाने में बैठाया जाता है, जो कि होता है, और उस कंप्लेंट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एफआईआर में, एफआईआर दर्ज होने के बाद आपका संज्ञान लेते हुए कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और देखना यह होता है या तो कोर्ट जमानत देती है, नहीं तो फिर आपको जेल भेज दिया जाता है। ठीक है सर, जो हमने बात की थी कि शुरुआत में शिकायत की, तो कई दफ़ा हमने देखा है कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर बना दिया जाता है संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर, या कुछ और प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है ताकि जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया, जिसके ऊपर गलत है शिकायत जिसके ऊपर की गई है, उसको कई दफ़ा थाने में बैठा लिया जाता है। तो क्या कानूनी रूप से सही है कि आप शिकायत लेकर आरोपी व्यक्ति को थाने में बैठाए रखें? आनंद जी, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, जो कि जो ग्राउंड लेवल पे चीजें होती हैं और जो लीगल चीजें होती हैं उसमें बहुत सा डिफरेंस है। पॉलिटिकल वेंडेटा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरिटी बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी चीजें होती हैं, लेकिन आपको अपने बचाव के लिए कानूनी पक्ष अपना रखना पड़ेगा, और कोर्ट को अपने सारे जितनी भी आपके साथ गलत हो रहा है वो बताना पड़ेगा। कोर्ट की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आपके साथ कुछ हो सकता है सही। ठीक है सर, इस वक्त मुजफ्फर अली हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फर अली, अपनी बात आप रखिए सर। मुजफ्फर जी, अब तक आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है मेरे पास। जी, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ, ऐसा है सर जी, मेरे खिलाफ एक मुकदमा कायम हो गया फर्जी। जी, धाराएं बताएं किस सेक्शन में हुआ है? धारा है 147 है, 504 है, 354 बी है। जी, धारा है 147। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला है। हाँ, 504, 354 बी, 506, 386। जी जी, ठीक है, तो अब क्या स्टेट है आपके मुकदमे की? तो मुकदमा कायम हो गया है सर, और मैं उस दिन ड्यूटी की घटना दिखा रखी है। चुनाव ड्यूटी पे था मैं उस दिन।
क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ जी। ठीक है, इसके लिए आपको सारे पेपर भेजने पड़ेंगे। या तो आप कोर्ट में ये चीज बता सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक रजिस्टर्ड पत्र लिख सकते हैं, अन्यथा आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं 482 में, ये जितना सारा कुछ बताते हुए, और जितना भी आप जहां जिस जगह थे उसके एविडेंसेस लगाने के साथ ही कोर्ट में फाइल करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। सर इस वक्त तो फरीदाबाद से कीर्ति हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुकी हैं। कीर्ति, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं? कीर्ति, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए कीर्ति, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको कॉल करेगी और जल्द आप तक बेहतर सहायता जरूर पहुंचाई जाएगी। सर, जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके भाई किसी को थाने में बैठा ले जाता है, वो कोर्ट के पास आपको जाना चाहिए उस बात की शिकायत लेकर, उस बात की कुछ अपने आवेदन लेकर, लेकिन एक आम इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाहता है, तो अगर उसके पास कोई परेशानी आती है, क्योंकि कोर्ट में हम पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में देखते आ रहे हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस कितनी है, तो चीजें लंबी काफी ज्यादा खींचती हैं, तो क्या कोई और प्रावधान भी रहता है कि इस बारे में आप कोई शिकायत दर्ज कर सकते हैं? देखिए, समस्या का हल तो कोर्ट ही के पास है या उच्च अधिकारियों के पास में है। उसमें उन चीज़ों का कोर्ट के पास केसेस बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, बट समाधान वहीं पर है, उसके सिवा और कहीं नहीं कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सर कोर्ट में एप्लीकेशन में आप क्या लिखते हैं? क्या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमें लिखनी होंगी अपनी एप्लीकेशन में? देखिए, उसमें केस टू केस डिफर करता है कि आप पे क्या हुआ है। जैसे मैंने आपको फिर से बताया, फिर से रिपीट करूंगा, एंटिसिपेटरी बेल जी, अगर आपका अरेस्ट नहीं होता है तो अरेस्ट होने के बाद फिर बेल रेगुलर बेल है, जो कि प्रोसेस बहुत लंबा है। तो आपको देखना पड़ता है केस टू केस बेसिस आपके में क्या है, क्या समस्या है और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। ठीक है। एंटीसिपेटरी बिल का सर प्रोसीजर क्या रहता है हमारा? एंटीसिपेटरी बेल का प्रोसीजर ये होता है कि आपको कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन, आपके साथ जो गलत आपको साथ किया गया उसको बताते हुए कि ऐसी ऐसी जगह, जैसे अब मेन केस में अभी ये बताया गया जी, कि इन पे जब भी मॉलेस्टेशन केस दर्ज हुआ था, ये उस समय अपने स्कूल या पढ़ाने की जगह थी, तो उसको अपना सारा एविडेंसेस के साथ कलेक्ट करते हुए बताते हुए कि जिस समय की घटना बताई जा रही उस समय वो वहां नहीं थे और ये झूठ है, और उसके साथ ब्लेटेंट क्लिंचिंग एविडेंस साथ में सपोर्टिव डालकर एंटीसिपेटरी मूव करने के बाद पहले बेल लेते हैं, जिसमें आप अरेस्ट से बच जाएं। उसके बाद आप सेकंड प्रोसेस में आते हैं क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर के लिए। ठीक बात है सर। अच्छा सर, अगर फर्जी कंप्लेंट किसी भी तरीके से अगर किसी बारे में की जाती है, तो उस बारे में उसका तरीका क्या रहता है कि आरोपी को पुलिस की तरफ से एक नोटिस भेजा जाता है, आरोपी खुद आकर चौकी में थाने में पेश होता है, या फिर जाकर उसको घर से उठा कर लाया जाता है? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो देखना पड़ेगा, कोई आपको नोटिस देकर किसी भी अपराध का संज्ञान लेते हुए पुलिस जो है आपको नोटिस देकर इनविटेशन लेटर नहीं दिया जाएगा, आपको उठाई कर लाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, बट इन सर्टेन थिंग्स आपको नोटिस मैंडेटरी है जो कि देना पड़ेगा, नोटिस के बाद आप होते हैं। हीनस क्राइम्स में ऐसा नोटिस नहीं होता। ठीक है। अगर शुरुआती तौर में सर पूछताछ के दौरान अगर शारीरिक रूप से किसी तरीके की अगर मारपीट की जाती है आरोपी के साथ, या कुछ भी शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है, तो क्या ये इसको इंटरोगेशन का एक डायमेंशन माना जाएगा, इंटरोगेशन का पार्ट माना जाएगा? जी नहीं, ये एकदम नहीं हो सकता है। हाँ, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की है। आपको हर थाने में लिखा पूरा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें सारे जो भी अरेस्टी हैं उसके सारे हक बताए गए। मारपीट का कोई भी नहीं है। अंडर द कस्टडी ऑफ द पुलिस एवरी 24 आवर्स यू हैव टू बी टेकन टू दी हॉस्पिटल, और आपका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। आपके साथ कोई भी मारपीट, जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं की जा सकती। ठीक है। और अगर किया जाता है जी, तो ये एकदम गलत है। वो इट कैन लीड टू सस्पेंशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर कंसर्न। ठीक है। एक सर नॉर्मल अगर हम एक आम आदमी की निगाह से इस चीज़ को देखते हैं, तो जब भी उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज होती है, उसको पता है कि मुकदमा झूठा है, तो लोग वहां से गायब होने की या भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये तरीका सही है, या फिर उनको डटकर आगे मुकाबला करना चाहिए? क्योंकि लोग ये भी डरते हैं कि भाई अगर मेरा अरेस्ट हो गया, जेल वगैरह में चला गया, तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भी सवाल उठता है उसमें। डरने से कुछ नहीं होगा। बहुत ही पुरानी एक कहावत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो बचना टेम्पररी होता है, अंत में आपको कानून
आना ही पड़ता है, सामने आना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको अरेस्ट होना पड़ेगा या आपके खिलाफ कुर्की होगी। बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो आपके लिए और ज़्यादा घातक होंगे। इसलिए कानून के साथ रहकर, कानून के दायरे में सारी चीज़ अपनी रेमेडीज़ हैं, उसका एग्जॉस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, क्या अगर फ्रिवलेस कंप्लेन जो दर्ज कराता है तो क्या फ्रिवलेस कंप्लेन दर्ज कराने के फर्जी शिकायत करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं? हाँ, एकदम। 182 जी, आपके खिलाफ जो भी कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ संज्ञान लेते हुए कोर्ट या पुलिस खुद कार्रवाई कर सकती है और उनको 6 कैद भी हो सकती है। ज़रूरी है, हाँ, होता है। ठीक है। तो ये सर जब 182 का मुझे मुकदमा आपने कहा है, ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद होता है, लेकिन इसमें जिसके ऊपर पहले आरोप लगाए गए थे उसकी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ता है या फिर पुलिस खुद ब खुद इस मामले में इनिशिएटिव लेके कार्रवाई करती है? दोनों पोजीशन होती है जी। आप खुद भी कर सकते हैं, हाँ, आपको बताना पड़ेगा, आपके साथ जो गलत हो रहा है उसको आपको बताना जरूर पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर फ्रिवलेस कंप्लेंट को अगर हम सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं तो एक व्यक्ति वो होता है जो कि शिकायत दर्ज कराता है, एक व्यक्ति वो होता है जो कि बीच में सबूत के गवाह के तौर पर सामने आता है कि हाँ भाई मेरे सामने ये चीज़ें हुई थी। तो जो व्यक्ति कंप्लेंट दर्ज कर रहा है उसके ऊपर आपने बताया कि भाई शिकायत यहाँ पर दर्ज होती है, लेकिन जो व्यक्ति फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए आनंद जी, लॉ एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जी। इसके लिए हर केस में डिफरेंट चीज़ें चलती हैं और कभी कभी कोर्ट को भी देखना पड़ता है। उसमें अगर डिवीज़न बेंच है तो जज साहब को भी बड़ी परेशानी होती है, दोनों में से कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है जी। तो दैट इज़ ये ऐसा होता है। तो उसी तरह पुलिस जो है उन चीज़ों को देखते हुए, उनके अंतर में जाते हुए, लेकिन आपको अपना पक्ष जरूर रखना है। एक अक्यूज जो बनाए जा रहे हैं जिनके खिलाफ है उनको अपना पक्ष जरूर रखना है और लिखित रूप में रखना है। ऐसा नहीं कि आप वर्बल रख रहे हैं, लिखित जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी। इस वक्त बिहार से मुकेश हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। मुकेश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी मुकेश। हाँ सर। जी, अपनी बात आप रखिए मुकेश, कैसे आपकी सहायता हम लोग क्या कर सकते हैं? जी सर, ये है कि यहाँ पर भूमि विवाद की बहुत बड़ी समस्या है और इसमें है कि कोई भी जमीन जो है किसी को भी लोग लिख लेता है और जब कानूनी तौर पर जाता है तो उसमें पता चलता है कि ये जमीन तो वो लिख दिया, ये जमीन तो किसी और का था। मतलब भूमि सुधार पर जो है बिहार सरकार या सरकार जो है इस पर कहीं कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और यही एक समस्या। मुकेश, आप इन जनरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं क्या, या फिर आपके साथ कोई परेशानी है इस मामले में? आप मुकेश जी अपनी परेशानी के संबंध में बात करें, नहीं तो अगर आपको जो समस्या है आप उसके लिए ज्ञापन अपने चीफ मिनिस्टर को दे सकते हैं। कानूनी समस्या का यहाँ पे समाधान हो सकता है, सामाजिक समस्या का समाधान करना हम लोग के बस के बाहर है। मुकेश, उम्मीद करता हूं कि जो आपका कंसर्न है उस बारे में आप आवाज उठाएंगे और बेहतर होगा अगर राज्य सरकार इस बारे में इनिशिएटिव लेती है। बाकी अगर कोई कानूनी समस्या हमारे दर्शकों के सामने अगर कुछ होती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में बेहतर सहायता के लिए। इस वक्त राजेश हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। राजेश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी राजेश, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। जी, हम कन्या गाजीपुर से बोल रहे हैं सर। जी सर, हम प्यार अपनी लड़की का शादी नुआ किए थे जी। सर, उसने क्या किया कि 9 जुलाई को मार करके जी सर वो मार करके हमारी लड़की को हमारे जखनिया रेलवे क्रॉसिंग के राकेश, आपकी आवाज टूट गया है। हम तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सुन लीजिएगा 1 मिनट। जी। आपकी बेटी के साथ जो मारपीट हुई है आपको उसका मेडिकल कराना चाहिए था और अपने जहां आप रह रहे हो उस थाने में जाकर एक कंप्लेंट पुलिस को देकर 498 और जो भी चोट, अगर ज्यादा चोट लगी है तो उसके हिसाब से वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राजेश, मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर जानकारी, हालांकि आपकी शिकायत हम तक, आपकी बात हम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई, लेकिन अगर समस्या यही थी जो हम लोगों ने समझी है तो उसमें आप ये कारगर तरीका आप खुद के लिए अपना सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब क्या कोई लैंडमार्क गाइडलाइंस भी कोर्ट की तरफ से दी गई हैं फ्रिवलेस कंप्लेंट्स को लेकर? बहुत से केसेस जी लीडिंग जजमेंट से
क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल और मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में हैं, बहुत से हैं। उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। जब केस आता है तो केस के हिसाब से वो देखा जाता है जी। कि उसका किस हिसाब से वो कंप्लेंट है। सर, पिछले दिनों एक रिपोर्ट हम लोगों ने देखी थी कि भाई वुमेन राइट्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, खासकर शादीशुदा मामलों में, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस। हाँ, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में। तो उसमें क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दी थी कि ऑटोमेटिक और मैकेनिकल अरेस्ट नहीं होंगे। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हो गया, उसमें उसमें क्लियर गाइडलाइंस है कि जब तक पुलिस आपको एफआईआर अगर आपके खिलाफ दर्ज होती है तो आपको नोटिस देकर बुलाएगी 41C में जी। एंड देन आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और रिलेटिव्स के लिए काफ़ी रिलीफ दिया है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें एकदम लैंडमार्क बोला है कि क्लियर किया है जी। विदाउट एनी इफ एंड बट्स, एंड इफ द सेम थिंग हैज नॉट बीन डन, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कंसर्न पुलिस ऑफिसर ऑल्सो। ठीक है सर, इस वक्त अनुज हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। अनुज, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी अनुज। सर, एक शिकायत की रिश्वत मामले हमने किया था लखनऊ में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव प्रमुख सचिव को। जी। उसमें शायद कोई जांच भई और कोई कार्रवाई नहीं की, अपने अधिकारी को बचा रहे हैं। हमने लिखित में सारे सबूत दिए, 9 सबूत दिए रिश्वत मामले में। जी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आप एक पत्र लिखते हुए सूचना के अधिकार में पूछिए सरकार से कि उन्होंने आपकी कंप्लेंट पे क्या किया है। हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुने रहा था। हमने जब सूचना भी लिखा था। हेलो। हाँ, जी अनुज, बोलिए। आपकी बात हम तक पहुंच रही है। हमने जब सूचना भी उससे मांगा था, उन्होंने दिया था, उसको उल्टा जवाब दिया, कुछ भी जवाब नहीं दे। आप उसके खिलाफ जो सूचना के अधिकार में आपको जवाब आया है उसके खिलाफ अपील दायर करें। जी सर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में देखें, उसमें अपील फाइल करिए ठीक कि हमें जवाब जो है वो गलत दिया गया है। जी। ठीक है अनुज, मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर सहायता आपको इसके द्वारा मिलेगी और अपील दायर करने में या इसके अलावा कोई और कानूनी समस्या अगर आपके सामने आती है तो नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप निसंकोच होकर हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और हमसे निःशुल्क कानूनी सहायता आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर सहायता हमारे दर्शकों को करने के लिए और बेहतर जानकारी इस संबंध में उन तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की एक कोशिश है लीगल हेल्पलाइन के रूप में कि समाज के हर व्यक्ति तक सही तरीके से सही समय पर न्याय पहुंचे। नमस्कार।